Who? Hello. Welcome to the third installment in the series Structure of Atom. हम्म मेहनत चल रही है भाई. हम लोगों ने 45 क्वेश्चंस कर लिए हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, एंड वी हैव अ प्रिटी क्लियर आइडिया. स्टार्टिंग के टॉपिक्स हमें पता है. स्टार्टिंग के टॉपिक्स कौन कौन से हैं. मतलब अभी लास्ट चैप्टर में तो हमने, मतलब लास्ट वाली वीडियो में तो हमने मोरलेस बोर्स थ्योरी के अराउंड थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ी हैं. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी पढ़ा है. उससे पहले हमने एनर्जी वगैरह पढ़ी है कि एनर्जी कितनी होती है किसी उसकी. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थोड़ा बहुत टच किया, हल्का फुल्का टच किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने. और और तो कुछ नहीं किया हमने. ये बेसिकली थॉमसन मॉडल वगैरह हल्का फुल्का थॉमसन मॉडल देखा था. और कुछ नहीं देखा हम लोगों ने. यहाँ पे कुछ खास नहीं है. इस चैप्टर के स्टार्टिंग से कोई खास क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस थे नहीं. अब हम लोग आगे करने जा रहे हैं. अब हम लोग मॉडर्न अप्रोच देखेंगे, इलेक्ट्रॉन वगैरह की मॉडर्न अप्रोच देखेंगे, और बॉस थ्योरी के थोड़े बहुत और क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है. ठीक है, चलो. पहला क्वेश्चन हम लोगों का रेडियस बताना है सेकंड बॉर्स ऑर्बिट का हाइड्रोजन एटम में. बॉर ने, पता है, मतलब नील बॉर को एक्चुअली हम लोग इतना मानते हैं क्योंकि इसने अपनी थ्योरी दी थी. ठीक है. और इस थ्योरी के हिसाब से वी कैलकुलेट डिफरेंट रेडियसेस. ठीक है. इसकी थ्योरी क्या कहती है कि अगर आपको रेडियस लेना है, पहली बात तो बोर्स थ्योरी सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है मोनो इलेक्ट्रॉन मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स पे. ठीक है. जैसे हाइड्रोजन पे वैलिड है, हीलियम प्लस पे वैलिड है, लिथियम टू पॉजिटिव पे वैलिड है. सिर्फ और सिर्फ ऐसी जगह वैलिड है जहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन हो. बोस थ्योरी सिर्फ और सिर्फ वहीं काम करती है. ठीक है. आओ देखते हैं. अब हमें हाइड्रोजन आइटम है तो हाँ, इस पर तो काम करेगी. और बोस थ्योरी कहती है कि आपका जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू 0.529 नैनोमीटर मल्टीप्लाई बाय 0.529 नैनोमीटर मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर. ओके, सो व्हाट इज एन. एन स्क्वायर बाय जेड था, कुछ ऐसा था क्या. आई थिंक कुछ ऐसा ही था. तो ये हो गया. अब जेड तो वन ही होगा यहाँ पे, तो जेड हो या जेड स्क्वायर हो, ये तो वन ही है, तो ये तो छोड़ ही दो. तो ये हो गया 0.529 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड है तो 4 नैनोमीटर. ये पॉइंट ये हो जाएगा, टू बी एग्जैक्ट हो जाएगा ये 5 4 जा 20 के आसपास मान लो. सर ये हो जाएगा 3 के आसपास. बस फिर भी कैलकुलेट कर लो. 4 4 जा 16, 4 2 जा 12 + 1, 4 2 जा 8 + 1 9, 5 4 जा 20. अच्छा, बाय द वे, एक सेकंड. 4 4 जा 16 हो गया, नीचे 16. ठीक है. 4 2 जा 8 + 1 9, 4 5 जा 20, 2096 नैनोमीटर है. 2096 जैसा कुछ है नहीं, बट चलो ठीक है. थर्ड ही सही. सबसे क्लोजेस्ट तो यही है, थर्ड ही है. आगे बढ़ते हैं. मैक्सिमम एनर्जी पोजेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन वेयर व्हेन इट इज प्रेजेंट. मैक्सिमम एनर्जी बताओ किसी इलेक्ट्रॉन की जब वो प्रेजेंट होता है कहाँ पे. न्यूक्लियस पे, ग्राउंड एनर्जी स्टेट पे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे, बिल्कुल. देखो, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन कैसी एनर्जी प्रोसेस करता है. जो इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी है वो कैसी एनर्जी है. तो इफ़ यू माइट नो कि वो वाली जो एनर्जी होती है, तो काफ़ी नीचे आ गए हम लोग, वेट. वो वाली जो एनर्जी होती है जो वो प्रोसेस करता है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी. कैसे, ये न्यूक्लियस है. ठीक है. पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है. और ये आपका नेगेटिव चार्ज है. तो इन दोनों के बीच में ना एक, मतलब बढ़िया सा अट्रैक्शन टाइप का होता है. तो ये मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्रोसेस करता है. ठीक है. रिपल्शन अट्रैक्शन जो भी है पोटेंशियल एनर्जी प्रोसेस करता है. मुझे नहीं पता इसमें प्रिपल्शन होता है अट्रैक्शन होता है. यहाँ पे सॉर्ट ऑफ रिपल्शन ही, अट्रैक्शन ही होता है यार, ऐसी बात थोड़ी है. खैर, जो भी है वो एक पोटेंशियल एनर्जी प्रोसेस करता है जो कि बराबर जितनी पास आती जाएगी ना उतनी बढ़ती चली जाएगी. जितनी पास है, और जितना दूर जाओगे उतना इसका इफेक्ट कम हो जाएगा, उतना कम हो जाएगा. तो जब सबसे पास होगा ये तब उसके पास मैक्सिमम एनर्जी होगी. ठीक है. तो इन न्यूक्लियस, इन एनर्जी ग्राउंड स्टेट. हाँ, अगर न्यूक्लियस में हो जाए तो क्या ही एनर्जी नहीं, न्यूक्लियस में हो जाए तो फिर एनर्जी बहुत कम हो जाती है. ग्राउंड स्टेट में हो जाए तो सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी होती है. बट ये, ओ, इन्फिनिट मैक्सिमम एनर्जी प्रोसेस बाय एन इलेक्ट्रॉन. ओ हाँ, एक्चुअली जिस मैं बताता हूँ, ये एक्चुअली मेरे को थोड़ा डाउट भी है. ये जो एनर्जी प्रेजेंट होती है ना, ये होती है नेगेटिव. ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है. आई डू नॉट नो हाउ. ठीक है. आई डू नॉट नो हाउ. आई विल समन भव्य गुप्ता. बाय द वे, यस, ह्यूज शाउट आउट टू भव्य गुप्ता. ही हेल्प्ड अलॉट लास्ट टाइम. मतलब पिछली वाली जो वीडियो थी, पिछली 2 3 वीडियोज से ही इज़ हेल्पिंग मी अलॉट. एंड आई ह्यूज शाउट आउट टू हिम. आई नीड पीपल लाइक हिम. थैंक यू. उन्होंने लास्ट टाइम भी सी ओ जी वाली वीडियो में, सी ओ जी वाले क्वेश्चन में, सी ओ जी एक वाला डाउट था, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन में, उसमें भी काफ़ी हेल्प करी थी.
लोड वगैरह बताया था और कपल वाला बताया था, ट्रांजिशनल फोर्स। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आई विल मेक अ स्टैंड अलोन वीडियो ऑन इट। होल्ड अप बॉयज, आई एम गेटिंग अ कॉल। आई एम नॉट गेटिंग अ कॉल, एम आई? होल्ड अप, आई एम गेटिंग अ कॉल। यस, कंटिन्यूइंग विद आर वीडियो। एक्चुअली मैं बताता हूँ, हाँ कॉल तो आया था इंश्योरेंस वालों का। बहुत आ रही है मेरी। इनके पास इनके पास जो एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी होती है, जितना पास जाते जाओगे ना उतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी हो जाएगी। मतलब और कोई चीज़ नेगेटिव में ज़्यादा हो जाए तो कायदे से और नेगेटिव ही होगी, ठीक है। तो जितना पास होता है ना उतनी नेगेटिव होती है, बट मेरे को ये समझ में नहीं आता क्यों, ये वाई इज़ दिस एनर्जी नेगेटिव, ठीक है। एक बार ये डाउट ले लेते हैं, वाई इज ओ पिछली वाली वीडियो में भी यही था। और जब ज़ीरो पे चले जाते हो ना, मतलब इसका मैक्सिमम एनर्जी होती है आपका ये न्यूक्लियस यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन मान लो बहुत दूर, मान लो बहुत ही ज़्यादा दूर, मतलब कोई हिसाब ही नहीं है इतना दूर कहीं, ठीक है। अब कैसे मेजर करोगे इसको? तो और शायद अट्रैक्टिव होता है, शायद अट्रैक्टिव होता है, दोनों अट्रैक्ट होते हैं शायद, इसलिए नेगेटिव में लेते हैं। खैर यार मुझे नहीं पता, यार मुझे नहीं पता। जो भी है, इसका आंसर ये है कि मैक्सिमम एनर्जी इसकी ज़ीरो होती है कब, जब आपका इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा दूर होता है। मैं भूल गया था ये बात। मिनिमम वेवलेंथ बताओ इस ट्रांजिशन का, ये आपका है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाले पार्ट से है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको हल्का सा आइडिया देता हूँ, आपको इन डेप्थ आइडिया पिछले वाली वीडियो में मिलेगा। आई विल ट्राई टू अटैच अ कार्ड। मतलब पता नहीं यार, एक तो मुझे हिसाब नहीं आता ना कि कार्ड अटैच कैसे करता हूँ और कहाँ करता है, मुझे कोई आइडिया ही नहीं है। मिनिमम वेवलेंथ आपको पता होना चाहिए, जैसे आपको पता है शेल्स होते हैं, है ना। पहला शेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि एक शेल से दूसरे शेल पे जाओगे, या एक सीढ़ी मतलब एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाओगे, तो आपकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। एनर्जी, यू विल लूज सम एनर्जी। चौथे फ्लोर से तीसरे फ्लोर पे जाओगे, इवन पोटेंशियल न्यूटोनियन फिजिक्स के हिसाब से भी यू विल लूज सम एनर्जी। तो ऐसा है कि सबसे ज़्यादा जब आप एनर्जी लूज़ करोगे तो एनर्जी निकलेगी यहाँ पे पर्टिकुलर केस में फोटोन के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में निकलती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में निकलती है। कब? जब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन जब नीचे जाते हैं तो अब उनकी कुछ अब एनर्जी लूज़ कर रहे हो तो एनर्जी किसी न किसी फॉर्म में तो बाहर निकलेगा, और वो एनर्जी होता है फोटोन की एनर्जी, इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा जिसे कहते हैं, या एच एफ, एक ही बात है, ठीक है। फिर एफ को रिप्लेस कर दो सी बाय लैम्डा से। तो जो लैम्डा होता है वो मिनिमम कब होगा, जब आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा लूज़ होगी। तो जितने फ्लोर का डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी लूज़ होगी, ठीक है। तो ये N4 से N1 पे जाओगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। देखो 4 फ्लोर का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, यानी कि बिल्कुल छोटी सी वेवलेंथ निकलेगी। आगे बढ़ते हैं। आपका पहला ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम का इतना दे रखा है। रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम एटम बता दो, ठीक है। हीलियम एटम में क्या होता है जी, तो वही फॉर्मूला है, किस सेंस में 10⁻⁸ के टर्म्स में लेना है ना, मैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 0.052 इंटू 10⁻⁸ को तो एज इट इज़ लिखो, फिर जब मल्टीप्लाई करोगे तो n², ठीक है। कौन सा ऑर्बिट है जी, पहला ऑर्बिट है, तो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन हीलियम है, तो हीलियम हम लोग का कहाँ पड़ता है, हीलियम है Z इज इक्वल्स टू 2 पे। तो लेट्स गो विद, ये शायद ये Z² होता है यार नीचे, तो लेट्स गो विद 4 पहले एंड देन 2 दोनों लगा के देख लेंगे ना। तो ये हो जाएगा 0.1 समथिंग, 5 to divide by 4, 0.12 है ही नहीं, तो ये पक्का Z होगा, फिर n² by Z होगा ये, मतलब n² by Z, और यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है वो, ठीक है। तो इसको 2 लगा के देख लेते हैं। अरे मैं भूल जाता हूँ यार, 0.26 हो जाएगा फिर, 0.26, लेट्स गो विद 0.26। Let's go. The ratio of ionization energy of hydrogen and Be positive 3 is what? Ionization energy of इतना हाइड्रोजन और आपका बेरिलियम +3। ओके, क्या होगा ये, क्या हो सकता है, व्हाट डू यू थिंक? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। मान लो ये सिस्टम है, इस सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको कितनी एनर्जी चाहिए होगी, वो होती है आपकी आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अगर पता हो तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी भी निकाल सकते हो। और देखो जो भी है एनर्जी का जो भी फॉर्मूला होता है ना, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके, एक तो आपका जितना ये ज़्यादा बड़ा होगा
उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये क्या है भैया? न्यूक्लियस का चार्ज यानी कि एटॉमिक नंबर, यानी कि जितने प्रोटॉन होंगे ना, जितने प्रोटॉन होंगे उतना ज़्यादा आपसी में खिंचाव होगा। सोचो, बात तो सही है, जितना ज़्यादा प्रोटॉन उतना आपसी में खिंचाव होगा, और जितना आपस में खिंचाव होगा उतना मुश्किल होगा उसको निकालना। तो ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, यहाँ शायद जेड का स्क्वायर होता है, जेड का स्क्वायर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर। जितना दूर होगा उतना मुश्किल, उतना आसान होगा उसको निकालना। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा वो, जितनी ज़्यादा दूरी दूरी वाले शेल पे होगा उतना आसान होगा उसको निकालना। अब ये देखो, यहाँ पे आपका आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम एंड बेरिलियम +3, हीलियम नहीं है, हाइड्रोजन है। ये भी आयनाइजेशन एनर्जी वाला जो फॉर्मूला होता है ना, वो भी आपका वहाँ से लगता है, क्या बोलते हैं, क्या तो होता है वो, बॉर्स थ्योरी से ये भी निकल के आता है, बॉर्स थ्योरी से। तो हाइड्रोजन का जेड हो गया आपका 1, 1:2, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4, 4 का स्क्वायर 16। आई थिंक द आंसर शुड बी 1:16, 1:16 ही है आंसर, 51। अगर हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएं तो एनर्जी हो जाएगी ऑर्बिट की क्या? देखो, जितना ज़्यादा दूर जाओगे एनर्जी आपकी उतनी बढ़ती चली जाएगी। कैसे? तुमने तो कही थी अभी नेगेटिव होती जाएगी। नहीं नहीं, देखो ये न्यूक्लियस है, मैं वही पुराना वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, दिख जाएगा मेरे को, तो शायद नीचे कहीं था, यहाँ कहीं था, चलो यहाँ दिख नहीं रहा मेरे को। देखो बेसिकली ऐसा है कि आप जितना दूर जाओगे ना, आप जितना दूर जाओगे अपने, उतनी ही आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आपकी लेस नेगेटिव हो जाएगी, लेस नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव और थोड़ा सा कम कर दो, जैसे -4 से लेस नेगेटिव हो गया -3। तो ये ऑब्वियसली इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और इसीलिए मैंने बोला था जो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस है उस पर ज़ीरो हो जाओगे, तो -5, -4, -3, -2, -1। लेकिन ऐसा क्यों है, वाई, ये somebody will tell us in the comments। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, 52। हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज इतना, काइनेटिक एनर्जी बताओ सेम ऑर्बिट की हाइड्रोजन एटम की। देखो ओके, होल्ड अप, आपकी पहली एक्साइटेड स्टेज की एनर्जी इतनी है, और आपको बताना है यहीं पे आपकी वो कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी आपकी। ओके, मेरे हिसाब से काइनेटिक एनर्जी आपकी हो जाएगी, एक एनर्जी का रिलेशन ऐसा होता है, देखो काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी, और वो हो जाती है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ठीक है। टोटल एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये रिलेशन कहाँ से आया? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला कहाँ से आया? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। वेयर डिड वी द फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी? देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, आई डोंट रियली रिमेंबर। देख लेते हैं, लेट्स सी, अगर यहाँ पे कुछ आइडिया मिल जाए हम लोगों को। हाँ तो नहीं होगा, लेट मी चेक, लेट मी चेक। लेट मी चेक टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, एनर्जी दे रखा है, टोटल एनर्जी नहीं दिखा। ठीक है, वी विल कीप दैट इन माइंड, ठीक है, कि हाँ भाई टोटल एनर्जी वाली चीज़ हमें नहीं पता है, ठीक है, बट ये फार्मूला मुझे पता है, एंड आई हैव टू थिंक अबाउट कि आया कहाँ से, ठीक है, आई ट्राई टू फाइंड आउट कि ये कहाँ से आया। टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा टोटल एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, दोनों बराबर ही होता है, लेकिन साइन दोनों का ना अलग अलग होता है, जहाँ तक मुझे याद है साइन दोनों का अलग अलग होता है। क्यों भाई? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी थोड़ी नेगेटिव में जाएगी, वो भी तो देखो, काइनेटिक एनर्जी थोड़ी नेगेटिव में जाएगी। गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। तो इट शुड बी +3, नहीं यार, आई थिंक देर इज समथिंग रॉन्ग, ये फॉर्मूला ही गलत लग रहा है मेरे को। आई वॉन्ट टू से द आंसर इज ये इतना, बट आई एम नॉट श्योर, लेट्स गो, इतना ही है,
ये थोड़ा डाउट है मेरे को इस क्वेश्चन में, बट ठीक है आगे बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एंड फिफ्थ शेल फॉर हीलियम पॉजिटिव वुड बी। अब देखो, अब मुझे थर्ड एंड फिफ्थ शेल, पहली बात तो मुझे बताओ वेलोसिटी का रेशियो निकालूंगा जब मैं, तो मुझे वेलोसिटी से देखो, अब मेरे को क्या क्या दे रखा है, मुझे शेल का नंबर दे रखा है और वेलोसिटी, दोनों के बीच में क्या वो है, क्या लेन देना है। मुझे ये पता है मैं शेल के नंबर से, इसका की कॉन्सेप्ट क्या है इसमें कि आपको एनर्जी की थोड़ी सेंस होनी चाहिए। मुझे शेल के कॉन्सेप्ट से क्या क्या निकाल सकता हूँ मैं, यार मैं शेल के कॉन्सेप्ट से उसकी एनर्जी निकाल सकता हूँ, नॉर्मल जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो, ठीक है। कितनी होगी वो हो जाएगी, क्योंकि वो एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो हो जाएगी N2/N1, ठीक है, दोनों की एनर्जी E1/E2, सही बात है। और क्योंकि यहाँ पे एक ही हीलियम, मतलब एक ही एटम का निकालना है हीलियम पॉजिटिव का, तो दोनों का मैं Z सेम ही मान के चलूँगा, सेम मान के क्या चलना, सेम है ऐसा, ठीक है। N1/N2, अब क्या करूँ मैं इसका, ये N1/N2 है, तो आगे अगर मैं देखूँ तो कैसा है, ये N1/N2 है, फिर आगे क्या, आगे क्या करें, आगे क्या करें, N1/N2 है, हाँ। और आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी कहीं ना कहीं, अभी जैसे हमने देखा है, बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी के, बट साइन अलग होता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ½ mv², ½ mv², ठीक है। तो ये हो जाएगा M v1 का स्क्वायर/2, नहीं वेट 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 वेट, ये हो जाएगा M v1 का स्क्वायर/2 इज इक्वल टू M v2 का स्क्वायर/2। मास सेम है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तो निकाल रहे हैं, तो ये v1/v2 हो जाएगा, ठीक है, N2/N1 का रूट, तो ये हो जाएगा N2/N1 का रूट है ये। थर्ड एंड फिफ्थ है ना, तो ऐसा कोई है ही नहीं, लो उखाड़ लो भाई, क्या उखाड़ लोगे। अच्छा हाँ सॉरी, ये N² के वो होता है, बात भाई N² होता है यहाँ पे। मैं भूल गया था, ये N² होगा, ठीक है। तो इसका रूट करोगे तो ये इसका भी रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा N2 का स्क्वायर और N1 N2 का स्क्वायर/N1 का स्क्वायर का होल रूट, तो ये सब कैंसिल हो गया एक दूसरे से सारा, तो ये हो जाएगा फिफ्थ 5:3। थर्ड थर्ड और फिफ्थ का निकालना था ना, ठीक है। तो पहले हम थर्ड में थे, फिर बाद में 5 में गए, तो इसलिए N2 हमने 5 लिया है। 5:3 होना चाहिए कायदे से, 5:3 ही है। वेवलेंथ बताओ, स्पेक्ट्रल मतलब जो वो निकल के आ रहा है, जो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल के आ रही है लेमन सीरीज में, जंपिंग बैक फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट। आपको पता है ये राइडर ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है, की कॉन्सेप्ट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है इसमें। पूछ क्या रहा है ये आपसे कायदे से, ये आपसे ये पूछ रहा है कि पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि लेमन सीरीज़ क्या होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ लेमन सीरीज़ क्या होता है। लेमन सीरीज़ होता है जब आप कहीं ऊपर से कूद के, मतलब लेमन सीरीज़ होता है आपकी पहली जंप, कौन सी जंप, मतलब देखो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया लेवल्स होते हैं, पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, ठीक है। लेमन सीरीज़ होता है जब आप लेमन बाल्मर पास्चल सीरीज़, देखो लेमन होता है फ्लोर 1, आप जब ऊपर से कूद के फ्लोर 1 पे आते हो ना, तो वो लेमन सीरीज़ होता है। कहीं से भी कूद के आओ, चाहे वो तीसरे फ्लोर से आओ, चाहे चाहे चौथे से, कहीं से भी कूद के आओ, पहले फ्लोर पे जब आप कूद के आते हो तो वो लेमन होता है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, जंपिंग बैक फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट, यानी कि दूसरे ऑर्बिट से आप कूद के आए हो। अब यहाँ पे फॉर्मूला आता है, जो मेन फार्मूला है इसका, ठीक है, वो क्या है, वो इज इक्वल्स टू, वो है वेव नंबर इज इक्वल टू राइडरबर्ग कांस्टेंट अपॉन 1 अपॉन, आप कहाँ, आप कूदे कहाँ पर हो, ठीक है, नहीं सॉरी, कहाँ पे कूदे हो, मतलब फाइनली आप कहाँ पहुँचे हो, फाइनल जो है आपका स्क्वायर, -1/इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है वी डोंट नो, तो हमें पता होना चाहिए कायदे से, बट चलो कोई बात नहीं। ये वेव नंबर है, हमें निकालना क्या है, वेवलेंथ निकालनी है था। तो वेव नंबर होता है 1/λ इज इक्वल्स टू आर, आप कहाँ पर कूदे हो, पहले फ्लोर पे, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, माइनस, चलो लिख देता हूँ 1 अपॉन, कहाँ से कूदे हो 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है, इज इक्वल्स टू आर 1 - 1/4, ठीक है, ये हो जाएगा 3/4, तो लैम्डा हो जाएगा 4/3 आर, इसको वो करोगे तो
अब यहाँ पे एक और चीज़ है, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन रोक करने से रोक सकता है कि आपको राइडरबर्ग कांस्टेंट नहीं पता। राइडरबर्ग कांस्टेंट होता तो बहुत आसान है, 10⁵ होता है बस, और कुछ नहीं होता। 10⁵ मतलब अप्रॉक्सीमेटली। तो 10⁻⁵ में ऊपर ले लेता हूँ, मीटर्स बाय द वे, है ना, नहीं मीटर है सेंटीमीटर है, एंगस्ट्रॉम है, मेरे हिसाब से ये सेंटीमीटर होता है, तो ये 10⁻⁷ हो जाएगा। आई डोंट नो यार, आई डोंट नो। अभी मैं यहाँ थोड़ा सा अटक सकता हूँ, ये यहाँ पे मैं स्टम्प हो सकता हूँ, बट रुक जाओ। 3/4 ये बाय द वे 1 से थोड़ा सा बड़ा ही होता है, बट मैं 10 मतलब यहाँ पे ये कुछ ऐसा होता है ना, 10967 ऐसा कुछ अजीब सा ऑड सा नंबर होता है, तो मैं ऐसे 10⁵ ही लिख के चलता हूँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। 4/3 हो जाएगा कितना, 1.3 इंटू 10⁻⁵। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 1362 है, अगर मैं इसे 1362 बना दूँ तो 3 ज़ीरो आगे कर दूँ इसे, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 ज़ीरो, रुक जाओ, 1362, तो यहाँ 3 ज़ीरो, मतलब मैंने इसको बढ़ा दिया, तो मुझे इसको थोड़ा और कम करना पड़ेगा। मतलब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 10⁻⁻, अच्छा हाँ देखो ये सेंटीमीटर में ही होता है, तो इसको मैं मीटर में लिखूंगा तो 10⁻⁻7 हो जाएगा। देखो ये जो मैंने चीज़ लिखी है ना, ये 10⁻⁻7 होगा। 10⁻⁻7 मीटर में है, और 10⁻⁻5 सेंटीमीटर में है, ठीक है। छोटा सा डाउट था यहाँ पे। तो ये 4/3 इंटू 10⁻⁻7 होगा, तो वो हो गया आपका 1.3 इंटू 10⁻⁻7। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1300, या जो भी नंबर है वो अजीब सा, इंटू 10⁻⁻10, यानी कि इसको मैं एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में भी लिख सकता हूँ, मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो आंसर एक्चुअली में सही बताऊँ तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने अप्रॉक्सीमेशन लिया है, तो इसमें से कोई भी हो सकता है। तो गंदा काम किया मैंने अप्रॉक्सीमेशन लेके। मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे ये यही वाला नंबर लेके करना चाहिए था, बट ठीक है, आओ, कुछ भी हो सकता है। फॉर्मूला सही बताया मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं। 1216 है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, फॉर्मूला सही था। आगे बढ़ते हैं। वेवलेंथ बताओ इलेक्ट्रॉन की जब वो हाइड्रोजन एटम में इन्फिनिटी से स्टेशनरी स्टेज पे आ जाए। फॉल्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्टेशनरी स्टेट वुड बी, ओके, क्या कह रहा है ये? इन्फिनिटी स्टेशनरी स्टेट कौन सी होती है? शायद पहला जो ग्राउंड स्टेट होता है ना हाइड्रोजन एटम में, यानी कि n=1, वो शायद इसका स्टेशनरी स्टेज होता है। आई डोंट नो वाई इट्स कॉल्ड स्टेशनरी स्टेज। रुक जाओ, डाउट ले लेते हैं। वाई इज द फर्स्ट, क्योंकि ये तीसरे सेगमेंट की है, वाई इज द फर्स्ट स्टेट known as stationary state? Why is the first state known as stationary state? क्या कहते हैं फर्स्ट स्टेट को स्टेशनरी स्टेट क्यों कहते हैं? इज इक्वल्स टू, क्यों कहते हैं, सही बात है, मुझे नहीं पता। हाँ तो खैर जो भी है, यहाँ की कॉन्सेप्ट वही है, स्पेक्ट्रम, वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है यहाँ का की कॉन्सेप्ट, सेम फार्मूला है, की फार्मूला है 1/λ इज इक्वल्स टू आर। आप इन्फिनिटी से पहले उस पर आए हो, तो आप फाइनली कहाँ पहुँचे? 1/1 का स्क्वायर, यानी कि 1 - 1/इन्फिनिटी, ठीक है। 1/इन्फिनिटी हो गया 0, ठीक है, तो लैम्डा हो गया आपका आर, सिंपल। तो सॉरी 1/λ हो गया इज इक्वल टू आर, और लैम्डा हो गया आपका बराबर 1/r, ठीक है। 1/r इन्होंने लिया 1.097, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, मैं 10⁻⁻7 ही लूँगा, ठीक है। 1/10⁻⁻7 होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा हाँ +7 है, सॉरी, तो मैंने वहाँ -7 क्यों लिया था? ओह डैम, गलती हो गई क्या मेरे से हल्की सी? ये -7 नहीं, अच्छा हाँ सॉरी, आर जब ऊपर गया तो -7 ही तो हो जाएगा, ठीक ठीक ठीक, सही, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। +7 है, ऊपर गया, ये हो जाएगा 10⁻⁻7। 10⁻⁻7 क्लोजेस्ट क्या है? क्या यार, क्या ये गंदा गंदा सवाल। अच्छा रुको, रुको रुको जरा, थोड़ा 10⁻⁻7 के आसपास कोई है ही नहीं मीटर्स में ना, नैनोमीटर में निकालना है। अच्छा रुको, अच्छे से सॉल्व करते हैं फिर। यहाँ पे इज इक्वल्स टू
ये ना लेके मैं अच्छे से ले रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेट ना करके मैं अच्छे से ले रहा हूँ। 1.097 है तो 1.2 ले लेते हैं। 1.09 को अप्रॉक्सीमेट करूँगा तो मैं 1.1 हो जाएगा, 1.2 थोड़ी होगा, 1.1 हो जाएगा वो अप्रॉक्सीमेट करने के बाद। ठीक है, 1.1 इंटू 10⁻7 ऊपर जाएगा, 10⁻⁻7 हो जाएगा। मुझे चाहिए आंसर नैनोमीटर में, और नैनोमीटर बनाने के लिए 10⁻⁻2 होना चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पे 100 लिख दूँ तो ये 10⁻⁹ हो जाएगा। एक ही बात है, ये 2 ज़ीरो यहाँ से 9 को 7 बना सकते हैं चाहे तो। 100/1.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ यानी कि नैनोमीटर्स में, नैनोमीटर्स ही लिख देता हूँ यहाँ पे। 100/1.1 क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 90 समथिंग। हाँ, 90 में कुछ ऐसा प्लस करो हल्का सा जो बड़ा कर दे उसको, और 100 के आसपास पहुँचा दे। देखो आंसर 91 नैनोमीटर है, इसके आसपास कोई आंसर दिख नहीं रहा है मुझे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। दो एटम हैं, दो हाइड्रोजन एटम हैं ए और बी, उनके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है, जो दो रेडियस दे रखे हैं। ओके, रेशियो बताओ एक रेवोल्यूशन टाइम कंप्लीट करने के लिए। टाइम भाई टाइम। देखो अब मेरे पास की कॉन्सेप्ट क्या क्या है यहाँ पे, मुझे क्या क्या पता है। यहाँ पे दो एटम पता, मुझे पता है कि हाइड्रोजन एटम है, तो मैं बोर थ्योरी लगा सकता हूँ यहाँ पे बड़े आराम से। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चंस में बोर थ्योरी आप लगा लोगे, कोई ऐसे आपको अड़चन नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है। न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं कुछ, कोई तो स्पीड होगी। रेशियो है, टाइम बताओ मेरे को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने का। देखो टाइम जो होता है, मतलब रोटेशनल मोशन वाली वीडियो देख लो, मैं थोड़ा अपना प्लग इन कर देता हूँ। रोटेशनल मोशन वाली वीडियो देखो तो टाइम किस चीज़ पर डिपेंड करेगा। ओके, टाइम डिपेंड करेगा जितनी आपकी एंगुलर स्पीड होगी। ठीक है, और एंगुलर स्पीड किस चीज़ पर डिपेंड करती है आपकी, एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू V/R। ठीक है, V/R पर डिपेंड करेगी। ओके, तो कैसे तैसे अगर मुझे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टाइम। ठीक है, तो टाइम हो गया आपका थीटा बाय ओमेगा। थीटा बाय ओमेगा, थीटा क्या होता है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये तो सेम है। ठीक है, तो आपका T1 बराबर T2 हो जाएगा, ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2, विच मेक सेंस। जितना ज़्यादा ओमेगा होगा, जितना ज़्यादा दो दो गोल 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 घूमोगे, उतना कम टाइम लगेगा। सही बात है। और ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा बराबर होता है आपके वेलोसिटी बाय आर के बराबर होता है ओमेगा। ठीक है, वेलोसिटी बाय आर के बराबर होता है, तो दोनों ही अलग है यहाँ पे तो। दोनों की रेडियस अलग है। अब मुझे पता भी नहीं है ना कि ये वाली फिजिक्स यहाँ लग सकती है नहीं लिख सकती है। हाँ सही बात है, सही बात है। क्या करें अब। हम्म आओ देखते हैं, इसे थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। तो ओमेगा 2 हो जाएगा V2/R2 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा 1 हो जाएगा V1/R1। ठीक है, V2 कहाँ से आ जाएगा, रेडियस तो हमें, रेडियस का रेशियो तो है R और 4R, तो R1/R2 हो जाएगा, R1/R हो जाएगा 1/4, है ना, 1/4 मल्टीप्लाई बाय V2/V1 कितना होगा। V2/V1 मुझे वेलोसिटी से अगर किसी चीज़ का लेना देना है तो मुझे पता है वो एनर्जी का लेना देना होता है। कलर चेंज करते हैं, तो V2/V1 क्या हो जाएगा, V2/V1 हो जाएगा M V1 का स्क्वायर अपॉन M V2 का स्क्वायर बराबर होता है आपका N1/N2 के स्क्वायर के, मतलब प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सही बात है। क्योंकि सेम है तो जेड वाली चीज़ मैं यूज़ ही नहीं करूँगा, एटॉमिक नंबर्स, क्योंकि हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, एक ही एटम की बात कर रहे हैं। तो V1/V2 हो जाएगा N1/N2। ठीक है, तो V2/V1 हो जाएगा N2/N1, या इन्वर्स, इन्वर्स लेना देना होता है ना शायद। हाँ सॉरी, इन्वर्स का रिलेशनशिप होता है, N2/N1 का स्क्वायर हो जाएगा ये। क्योंकि भैया जितना दूर जाओगे आप न्यूक्लियस से, उतना कम आपका खिंचा, उतनी कम आपको एनर्जी मिलेगी गोल गोल घूमने के लिए। सही बात है। ठीक है, तो V2/V1 हो जाएगा आपका N1/N2, वो भी 1/4 है, तो 1/16 है क्या आंसर। 1/16 नहीं हो सकता आंसर।
क्या गलती कर रहे हैं भाई हम लोग, सोचो। आई डू नॉट नो। लेट्स गो विद 1/8। 1/8 ही आंसर, बट कैसे, हाउ? V1/V2 इज इनवर्स इज इतना R2। ये कहाँ से आया फॉर्मूला बाय द वे? और ये फॉर्मूला कहाँ से आया? 2πr1 अच्छा ये तो चलो ठीक है, ये तो सन में आता है। ये एक्चुअली फार्मूला है रोटेशनल मोशन वाले से ही, जिस चीज़ से रोटेशनल मोशन वाला फार्मूला डिराइव्ड है वो वाला फार्मूला है। ठीक है, बट क्या आगे क्या? हम्म, ये फार्मूला कहाँ से आया मुझे नहीं पता है। ये रेडियस वाला फार्मूला, ये मुझे पता चल जाता तो मज़ा आ जाता। ठीक है, तो ये हम लोगों का एक डाउट रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 डाउट है हम लोगों का। ठीक है यार, हमने पिछले वाले भी डाउट्स भी क्लियर किए नहीं है। वी हैव टू डू दैट टू। ये वाले डाउट्स भी क्लियर नहीं हुए हैं अभी। केमिकल बॉन्डिंग के भी डाउट्स हैं हमारे। नो इश्यूज, नो इश्यूज, नो वरीज। क्वेश्चन नंबर 57, विच हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज विल हैव द सेम रेडियस एज दैट ऑफ बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम? बोर्स ऑर्बिट कौन सा है? देखो, बोर्स रेडियस होता है, जो बोर वाला फॉर्मूला लगा के आप रेडियस निकाल दो। और बोर्स ऑर्बिट कौन सा होता है? बोर्स ऑर्बिट होता है आपका हाइड्रोजन एटम का पहला ऑर्बिट, यानी कि उसका फॉर्मूला होगा 0.529 मीटर। फॉर्मूला क्या, इतने का ही होता है वो। ठीक है, नैनोमीटर, सॉरी, नैनोमीटर का होता है वो। ठीक है, आपको कोई ऐसी स्पीसीज निकालनी है, ठीक है, जिसका सेम टू सेम ऐसा ही हो। अब भैया सेम कैसे आएगा जब मैं ऊपर भी 1 नीचे भी 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों किया, डिवाइड क्यों नहीं कर दिया, या मल्टी प्लस प्लस जीरो क्यों नहीं किया? क्या मतलब है? ये चीज़ कहाँ से आई? ये एक्चुअली इसका फॉर्मूला था। बॉर्स, अगर आपको बॉर्स रेडियस निकालना है, बॉर्स रेडियस होता है जो बॉर्स ने थ्योरी दी है, जो जो उसके उस पर एलिजिबल है उनका रेडियस निकालने के लिए बॉर की थ्योरी यूज़ होती है। वो कहता है कि ये वाला जो कांस्टेंट है के मल्टीप्लाई बाय n² बाय z², नहीं n² बाय z ये था शायद। ठीक है, तो n हो जाना चाहिए आपका यानी कि z, अगर मान लो मैं z2 लूँ तो ऊपर भी 2 आ जाना चाहिए। तो किसी भी चीज़ का स्क्वायर 2 तो आ ही नहीं सकता। मतलब क्योंकि हम n क्या होता है, n शेल होता है, तो n 1 ले सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 का स्क्वायर लेके देखते हैं 4। तो यानी कि नीचे भी 4 आना चाहिए। नीचे 4 कब आएगा? जब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम की बात करेंगे तब 4 आएगा। अब देखते हैं। तो सेकंड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम, यही हो सकता है एक इकलौता आंसर, सेकंड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया। ठीक है, लेट्स मूव ऑन, लेट अस मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। वेव नंबर बताओ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ इन दी ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, वेव नंबर बताना आपको स्पेक्ट्रल लाइन की। स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती है? पहली लाइन का मतलब होता है कि स्पेक्ट्रल क्या होता है? स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है। ये है ना, हाँ यही तो कर रहे हैं। ये पूछ रहे हैं वेव नंबर बताओ स्पेक्ट्रल लाइन का ब्रैकेट सीरीज में। आ, देखो ब्रैकेट क्या होता है आपको, ये की कॉन्सेप्ट क्या है? ये है हाइड्रोजन एमिशन का। ये क्वेश्चन आया हाइड्रोजन एमिशन से। वो क्या कहता है कि आपकी जो लाइंस होती है वो ऐसे आती है, लेमन बाल्मर ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट हो गया आपका क्या? ब्रैकेट हो गया आपकी तीसरी। ठीक है, मतलब ब्रैकेट हो गया कैसे? आपका तीसरा नंबर जो कि बराबर हो गया आपका मतलब देखो, लेमन में आप पहले फ्लोर पे गिरते हो, बाल्मर में आप दूसरे फ्लोर पे गिरते हो। ठीक है, और ब्रैकेट में आप तीसरे फ्लोर पे गिरते हो। तो तीसरे फ्लोर पे कहाँ से गिरोगे? तीसरे फ्लोर पे गिर जाओगे कहीं से भी। ये वेव नंबर का फॉर्मूला होता है बाद में 1/3 माइनस, अब यहाँ देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से नंबर दे रखे हैं। 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। हाँ, मुझे इस नंबर से मतलब ही नहीं है। आप कोई से भी फ्लोर से गिरो, आपको गिरना है थर्ड फ्लोर पे। ठीक है, कोई से भी फ्लोर से गिरो, दैट आई डोंट केयर, गिरना है आपको थर्ड शेल पे, तो शेल या फ्लोर। व्हाट? लेमन बाल्मर पाशन ब्रैकेट, अच्छा हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, पाशन भी आता है बीच में, यहाँ पाशन आता है। पाशन में आप थर्ड फ्लोर पे गिरते हो, बाल्मर में आप सेकंड फोर्थ फ्लोर पे गिरते हो। माय बैड, माय बैड। होल्ड अप, रुको, लेट मी
टेक अ मैसिव शिट. तो कंटिन्यूइंग विद व्हाट वी वर डूइंग, हम लोगों ने क्या कर लिया था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 59 तक कर लिया था. आई डोंट रिमेंबर. हो, आई होप इतना ही हुआ. खैर, which of the following will have the same wave number equal in magnitude to the value of r in the hydrogen spectral series. Oh, okay. Wave number equal to the magnitude to the value of r in the hydrogen spectral series. मतलब यहाँ पे ऐसा एक वेव नंबर चाहिए जो कि बराबर है आर इटसेल्फ, आर के ही बराबर है. आई डोंट थिंक फिर यहाँ आर, इफ दिस इज राइट, इफ व्हाट आई एम थिंकिंग इज राइट, तो यहाँ पे नंबर आ जाना चाहिए कट पिट के 1. एंड आई डोंट थिंक सो इनमें से कहीं पर भी 1 आएगा आंसर. लिमिटिंग लाइन पे मे भी आ जाए. यहाँ पे लिमिटिंग लाइन क्या होता है, जब आप इन्फिनिटी से उस वाली सीरीज़ के जो भी जहाँ से भी वो सीरीज़ ख़त्म होती है वहाँ पे जाते हो. क्या मतलब, ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू लेवन. लेवन मतलब क्या होता है, लेवन मतलब आप पहले शेल पे आओ, कहीं से भी किसी भी शेल से पहले शेल पे आओ. और लिमिटिंग लाइन होता है जब आप इन्फिनिटी से उस शेल पे आते हो, शायद, आई एम नॉट श्योर. ठीक है. आर तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर, इन्फिनिटी का स्क्वायर 1/इन्फिनिटी. ठीक है. आर ये बराबर हो जाएगा आर. तो मेरे सबसे सेकंड हो सकता है, और कहीं तो मुझे कुछ लग नहीं रहा. सेकंड ही है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ एटम की पीडीएफ भी खोल लेनी चाहिए मुझे. स्ट्रक्चर ऑफ एटम, होल्ड अप. ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और नोट्स भी खोल लेने चाहिए मुझे. ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम. तीसरी इंस्टॉलमेंट. चलो आगे बढ़ो. 61. कौन सी वेवलेंथ, जो फोटोन की वेवलेंथ है, कौन सी इनमें से वो ट्रांजिशन स्टेट N2 5, मतलब एन शेल नंबर 5 से हम शेल नंबर 2 पे जाते हैं हाइड्रोजन एटम में, तो कौन सी किस नंबर की वेवलेंथ निकलती है. आओ देख लेते हैं. हमें फॉर्मूला पता है वेव नंबर का, तो यानी कि 1/लैम्डा का, 1/लैम्डा इज इक्वल्स टू व्हाट. सो 1/लैम्डा इज इक्वल्स टू आर राइडरबर्ग कांस्टेंट, जिसको मैं 10⁵ ले लेता हूँ. ठीक है. सेंटीमीटर में, मीटर में हो जाएगा ये 10⁵, मुझे नहीं पता. चलो अभी यही ले लेते हैं. 10⁵ 1/, आप कहाँ से कूदे, नंबर 5th स्टेट से नंबर 2nd स्टेट में गए, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 1/5 का स्क्वायर हो जाएगा 25. तो आई होप इट इज़ क्लियर. तो ये 1/लैम्डा भी मैं थोड़े से और साफ़ करते हैं. आर 10⁵ ही लेते हैं इसे. 10⁵. ठीक है. 1/, ओके. तो क्या हो जाएगा यहाँ, 25 - 4 21/25/4 100. 21/100 हो जाएगा ये. तो लैम्डा हो जाएगा 100/10⁵ अपॉन 1/21. इसे 20 मान लो, मोटा मोटा 20 मान लो. ठीक है. तो ये हो जाएगा 5/10⁵. 5/10⁵. दिक्कत ये सेंटीमीटर में है ना. तो मतलब जब मीटर में कन्वर्ट, इसको ऊपर ले आता है पहले. ठीक है. इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर. ओके. तो मीटर में होगा तो इसको 10 वेट 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 वेट, नैनोमीटर में है ना आंसर. 500 से क्लोजेस्ट कौन सा है, 500 से क्लोजेस्ट आपका 476, यही होगा आंसर. ओके. 434 एक्चुअली. लेट्स सी. वेल, क्लोज इनफ. हेलो बच्चों. 10⁻7 है. अच्छा. ओके. ओके.
ये 23.2 क्यों है? अच्छा ओके, एक्चुअली दो जगह हमने, मैं बता दूँ आंसर गलत क्यों आया, क्योंकि हमने दो जगह अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किया है। एंड अप्रॉक्सीमेशन को आप बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आपका आंसर गलत आ जाएगा। ओके, नो शॉट शेरलॉक। ओके, विच इज़ द लोएस्ट एनर्जी ऑफ द ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन, सबसे ज़्यादा कम एनर्जी कहाँ हो जाती है हाइड्रोजन एटम इन द लेमन सीरीज में? लेमन सीरीज में सबसे ज़्यादा कम आपको एनर्जी कहाँ देखने को मिलेगी? देखो, अभी अभी ये एक नया कॉन्सेप्ट आ गया कि आप स्पेक्ट्रल लाइन में कहीं से एनर्जी बताओ उसकी। अभी तक हम क्या बताते आ रहे थे? अभी तक हम बताते आ रहे थे फोटोन की वेवलेंथ, जो फोटोन निकल रहा है उसकी वेवलेंथ। अब मुझे उसकी चाहिए एनर्जी। तो एनर्जी क्या हो जाएगा? एच सी बाय लैम्डा। तो ठीक है, तो अब मुझे वेवलेंथ तो पता ही है, वेवलेंथ इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, और देखो, एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी आएगी? जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा कम होगी, है ना? आप खुद देख लो। आप सेकंड शेल से पहले शेल में गिरते हो तो उतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं है, ठीक है, लेकिन वेवलेंथ अच्छी खासी हो जाएगी। यहाँ से गिरोगे, यहाँ से थर्ड सेल से फर्स्ट शेल में आओगे तो ज़्यादा एनर्जी है। फोर्थ सेल से फर्स्ट शेल में आओगे तो और भी ज़्यादा एनर्जी है। तो भाई जितना दूर से गिरोगे उतना ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी। तो सबसे ज़्यादा आप दूर से कहाँ से गिर सकते हो? तो इन्फिनिटी से, है ना? कोई डाउट? आई होप कोई डाउट नहीं। वन अपॉन लेमन है, कौन सा है? लेमन सीरीज ही है, आओ देखते हैं। अगर लोएस्ट एनर्जी बतानी है, तो अगर लोएस्ट एनर्जी बतानी है तो लोएस्ट एनर्जी होगी, सबसे ज़्यादा कम एनर्जी निकलेगी जब आप आओगे सेकंड से पहले शेल में, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा कम एनर्जी होगी। तो वन अपॉन वन का स्क्वायर वन, वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन टू का स्क्वायर हो गया 1/4। ओके, तो लैम्डा हो गया 3r/4, सॉरी ये 1/λ है, ठीक है। अब मुझे इसको एनर्जी बनाना है, तो अगर मैं यहाँ भी एच सी से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पर भी एच सी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या ही बात हो जाएगी? तो ये हो गया एच सी आर 3 HCr/4। कोई है ऐसा ऑप्शन आपकी नज़र में? 3 HCr/4 थर्ड ऑप्शन है, यही होना चाहिए, यही है। 63 वेव नंबर आपको फर्स्ट लाइन दे रखा है बालमर सीरीज़ का इतना, और वेव नंबर आपको बताना है लिथियम 2+ का। अच्छा, एक्चुअली वेव नंबर, अब देखो ये एक और नई चीज़ आ गई है कि जो वेव नंबर है वो ऐसा होता है कि वेव नंबर को अभी तक हम ऐसे लेके आ रहे थे ना, r × 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। एक और चीज़ इसमें ऐड कर लो, इसमें ना जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाता है। अभी तक हम यहाँ पे z की वैल्यू वन लेके चल रहे थे, तो जेड स्क्वायर को लिख नहीं रहा था क्योंकि z की वैल्यू वन ही चल रही थी अभी तक यूजुअली। बट यहाँ पे जेड स्क्वायर कुछ और भी हो सकता है, जैसे इस पर्टिकुलर केस में हमें बाल्मर सीरीज़ का पहला वो पता, मतलब इन निकाल के दे रखा है, कैलकुलेट करके दे रखा है, हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना। बस हमें ये देखना है कि बाई चांस मान लो कि लिथियम 2+ आयन आ गया, तो ठीक है, लिथियम क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, तो इस चीज़ को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इसको मैं लिखूँ आम भाषा में, आसान भाषा में, 1.5 इंटू 10⁻1 2 3 4, ठीक है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। 1.5 इंटू 10⁻4 पर सेंटीमीटर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 9 n का स्क्वायर और z का स्क्वायर, और z इज इक्वल्स टू 3 है यहाँ पे, ठीक है, और z का स्क्वायर कटना होता है, ठीक है, और ये z का स्क्वायर है, ये ध्यान रखना, ठीक है, वी विल नॉट फॉरगेट दैट, ठीक है। 9 5 ज़ा 45, 9 1 ज़ा 9 + 4 13, ये हो जाएगा 13.5, ठीक है। इस पॉइंट को इधर ले आऊँगा 1.35 इंटू 10⁵, ठीक है। अब देखते हैं, या 13.5 इंटू 10, वह ये रहा, ये ज़्यादा बेटर है, फोर्थ है आंसर। बट ये फॉर्मूला आया कहाँ से? अगेन बताओ भाई, बताओ, हेल्प करो मेरी। आगे बढ़ते हैं। शायद जितना ज़्यादा
जितना ज़्यादा वेव नंबर होगा आपकी ना एनर्जी उतनी ज़्यादा ही आएगी, ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ नीचे आके खोएगा, उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी खो देगा यहाँ पे। सॉरी, गेन करेगा, शायद गेन करेगा वो, अच्छा नहीं, खो देगा, हाँ सॉरी सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी उतनी खो देगा। कुछ एनर्जी का ही सिस्टम है, बस मुझे बता देना क्या है, ठीक है, मेरी हेल्प हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं 64 पे। आयनाइजेशन एनर्जी दे रखा है हाइड्रोजन आटम का ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, और पर एटम के हिसाब से दे रखा है एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस। अब मुझे बता दो हीलियम के लिए, हीलियम को, हीलियम की कौन सी, देखो हीलियम को आयनाइज किया जा रहा है, एक्चुअली हीलियम को आयनाइज नहीं किया जा रहा है, हीलियम पॉजिटिव को आयनाइज किया जा रहा है, ठीक है, हीलियम पॉजिटिव को हीलियम 2+ बनाया जा रहा है, ठीक। ओके, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या कहती है, फिर से एक बार याद करके देखते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी कहती है कि ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, गोल 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 घूम रहा है। बताओ कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उस गोल घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को, इस गोल घूमते हुए इस गोल घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इस गोल घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को निकालते हुए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अच्छा, ओके 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 ओके। हम्म इसमें एनर्जी ही कितनी होगी, व्हाट डू यू थिंक। ई इज इक्वल टू, हमें किस उसमें निकालना है, ऐसा होता है ना, ई जो जितनी आपको, देखो जितनी भी इसमें अभी करंटली एनर्जी होगी ना, उतनी ही एनर्जी निकलेगी, उस उतनी एनर्जी लगेगी उसको दे के निकालने में। तो मुझे ये पता है कि एनर्जी जितनी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Z² अपॉन n² के, मतलब ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है n² के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Z² के। क्यों भाई, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना खिंचाव आएगा बीच में, और पॉजिटिव चार्ज होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन वगैरह, वो Z होता है, और जितना दूर रहोगे, जितनी बड़ी दूसरी, जितनी दूर की शेल होगी उतना आसान हो जाएगा उसको निकालना। तो और ये कांस्टेंट की वैल्यू होती है 2.18, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब देखते हैं यहाँ पे दो नंबर्स, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय Z², हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। देखो अब ये ना थोड़ी पेचीदा बात लगेगी, बट मेरे को ऐसा लगता है ना, पहली बार जब आप आयनाइजेशन करोगे तो इस वाले शेल से निकालोगे इलेक्ट्रॉन, ठीक, पहले आयनाइजेशन में। अब मुझे नहीं पता ये सही है कि गलत है, बट मुझे ऐसा लगता है। तो सेकंड टाइम जब आयनाइजेशन करने जाओगे तो आप किस इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे, यहाँ से, ओके, नो डाउट नो डाउट नो डाउट, ठीक है। तो क्या करूँ मैं इस बात, इस व्हाट एम आई सपोज टू डू विद दिस इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, गुड पॉइंट, क्या करिए, हाँ तो यानी कि फिर आप n जब लिखने जाओगे तो यहाँ 1 लिखोगे, तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ठीक है, तो इसको छोड़ो, 4 8 जा, देख लेते हैं, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4 + 3 7, 0.42 जा 8, 8.72 समथिंग, 8.72 इंटू 10⁻⁻19। आई डोंट नो अबाउट 19 का तो पता नहीं मेरे को, अच्छा ये रहा ना, 18 वाला भी तो ऑप्शन है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। सोमरफील्ड मॉडिफिकेशन में ट्रेजेक्टरी एटम, देखो सोमरफील्ड एक आदमी है, उसने बोर्स थ्योरी को मॉडिफाई किया, अब देखते हैं कहीं एनसीईआरटी में जिक्र हो तो, नहीं है, मुझे नहीं पता क्या होता है, आई हैव नो आइडिया। आई थिंक एक परफेक्ट एक्लिप्स होता है, अ क्लोज एलिप्स लाइक कर्व, ये लग रहा है, ये थोड़ा इतनी ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, गलत ऑप्शन, ओके होगा, मुझे नहीं पता व्हाट इज सोमरफील्ड मॉडिफिकेशन, कोई मुझे आसान भाषा में बता दे, जस्ट फॉर माई नॉलेज, व्हाट was
the modification done by Sommerfeld। आओ देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 66, कौन से ट्रांजिशन में एक क्वांटम एनर्जी जो होता है वो एमिट होता है? एक क्वांटा एनर्जी, ठीक है, यानी कि एक क्वांटा कितना हो गया आपका? एच सी बाई लैम्डा आपका बराबर 1 हो जाए, ठीक है। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। वन क्वांटम ऑफ एनर्जी इज एमिटेड। सही बात है, एक क्वांटम एनर्जी होता कितना है? दैट्स अ गुड पॉइंट। एच सी बाई लैम्डा बराबर 1 होगा? आई डोंट थिंक सो। मतलब एक क्वांटा एक पैकेट होता है ना? हाँ, तो आओ देखते हैं, एक बार देख करके सॉल्व करके देखते हैं क्या। लैम्डा हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा हो जाएगा इज इक्वल्स टू आर, ठीक है, 1 अपॉन और मल्टीप्लाई बाय एच सी भी होगा। शायद सब में एनर्जी तो सब में रिलीज होगी, बट एक क्वांटा कहाँ रिलीज होगी? लेट मी चेक। हेलो बच्चों, लेट अस सी दिस क्वेश्चन। ट्रांजिशन एमिट वन क्वांटम है, लेकिन हर ट्रांजिशन में क्या होगा? एक ही क्वांटम एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। देयरफॉर अब देखो, हाँ, वो उस एनर्जी का अमाउंट अलग अलग होगा, लेकिन पैकेट एक ही रिलीज होगा, याद ये ध्यान रखना। हाँ, मेक सेंस, मेक सेंस। अलग अलग एनर्जी के पैकेट होते हैं ना, हाँ। एंगुलर मोमेंटम बताओ ऑफ एन ओ ओके, अब आ गए हम एक एंगुलर मोमेंटम वाली चीज़ पे आ गए। हाँ चलो ठीक है, मुझे नहीं पता वैसे तो, बट मुझे देखना पड़ेगा। आओ, एंगुलर मोमेंटम एक इलेक्ट्रॉन का बताओ जो एक्साइटेड भी है, और नहीं उसका बता रखा है, ये बताओ कि कौन से ऑर्बिट पे है वो। आओ देखते हैं। जब एंगुलर मोमेंटम की बात हुई थी तो अभी हमने देख लिया, हिसाब हिसाब देख लिया। अब एंगुलर मोमेंटम की अगर हम बात करें, एंगुलर मोमेंटम ऊपर गया शायद वो एंगुलर मोमेंटम वाला पार्ट। तो तुम जैसे जो हम थ्योरी पढ़ते हैं ना यूजुअली, वो बोर थ्योरी ही होता है। बोर ने ही वो थ्योरी दी थी, बट इट स्टिल डजेंट। वेयर इज द एंगुलर मोमेंटम पार्ट? ये रहा बोर्स मॉडल। एक बार मैं फिर से दिखा दूं, एक्सप्लेन कर दूं। बोर ने अच्छे से क्वांटिटेटिवली जनरल फीचर एक्सप्लेन किए थे, मस्त अच्छा मॉडल था, इतना कुछ बुरा भी नहीं था। और अभी भी हम बच्चों को ये पढ़ा देते हैं, हम भी बचपन से कुछ ऐसे ही पढ़ते आ रखे हैं, क्योंकि उन्होंने हाइड्रोजन एटम लिया था और स्पेक्ट्रम वगैरह से थ्योरी डिराइव करी थी। ठीक है, देखो, थ्योरी यूज़फुल नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट द होल ट्रूथ, बट इट्स स्टिल गुड इनफ। आप बोर्स थ्योरी को पढ़ के एक जनरल आइडिया निकाल सकते हो, ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में भी आ जाएंगी इसमें, स्पेक्ट्रा वगैरह की। जो भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा हमने पढ़ा था कि ठीक है, कुछ लाइट अब्जॉर्ब ही क्यों हो रही है, कुछ लाइट ही क्यों अब्जॉर्ब हो रही है, और कुछ लाइट ही क्यों एमिट हो रही है, वो स्पेक्ट्रा वाली चीज़ें समझा दी थी बोर्स के मॉडल ने, ठीक है। अब बोर्स के मॉडल ने क्या क्या पॉस्टुलेट किया था? पॉस्टुलेट क्या होता है देखते हैं। पॉस्टुलेट मतलब क्या होता है? सजेस्ट समथिंग, ठीक है, और अज्यूम दे, मतलब ठीक है चलो मान लिया कि ये सच है, मान लिया, उन्होंने मान लिया। पहले उन्होंने ऑर्बिट वाली बात कही थी, ठीक। अ, वो अराउंड द न्यूक्लियस वो ऑर्बिट होते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। वो फिक्स रेडियस होता है, फिक्स एनर्जी होती है, रेडियस चेंज नहीं होता है, विच वी नो इज़ नॉट ट्रू, बट ठीक है कोई बात नहीं। स्टेशनरी स्टेट और एनर्जी स्टेट्स, देखो, स्टेशनरी स्टेट का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट। एक्चुअली ग्राउंड स्टेट को स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं, क्यों मुझे नहीं पता, आई डो नॉट नो, ठीक है। और वो सर्कुलर शेप में होता है। अब उसके नीचे ऑर्बिट वाली बात हो गई। उसके बाद ये है कि एनर्जी जो होता है ना, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। बट क्या इसका क्या मतलब है? देखो, पहली चीज़ तो उन्होंने ये कही कि देखो भाई, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक,
इसके इर्द गिर्द आपके वो होंगे, ऑर्बिट्स होंगे। ठीक है, इसके इर्द गिर्द आपके होंगे ऑर्बिट्स। इसके इर्द गिर्द आपके बहुत सारे ऑर्बिट्स हो सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट? इसके इर्द गिर्द आपके ऑर्बिट्स हो सकते हैं। वो कह रहा है कि इन ऑर्बिट्स की ना एक फिक्स एनर्जी होती है, इनके अंदर वो रिवॉल्व कर रहा है। न्यूटोनियन फिजिक्स लगाओगे तो हाँ लगेगा कि हाँ भाई इसको एनर्जी मिल कहाँ से रही है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल एनर्जी कहाँ से मिल रही है। बट इस वाली फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है, ये क्वांटम फिजिक्स है सर। इट डजेंट प्ले बाय योर रूल्स, इट प्ले बाय इट्स रूल्स। ठीक है, तो ओके। ये गोल 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 ऐसे घूम रहा है। अब आगे बताओ, आगे क्या? दैट्स अ गुड पॉइंट। आगे क्या? हाँ, तो ये गोल 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 घूम रहा है और इसकी ना एनर्जी ऐसे तो सेम ही रहेगी, बट ये हो सकता है कि ऊपर चला जाए। अभी नीचे तो जा नहीं सकता क्योंकि पहला है। मान लो यहाँ पर कोई हो तो ये नीचे भी जा सकता है पहले वाले शेल में, और ऊपर भी आ सकता है तीसरे वाले शेल में। ठीक है, ये भी मान के चलते हैं। डज नॉट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन अब्जॉर्ब्ड एमिटेड डिफर, दिस एक्सप्रेशन इज कॉमनली नोन एज बॉर्स फ्रीक्वेंसी रूल। फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? अरे ये तो ये इसी से राइडरबर्ग वाले चीज़ आई थी। खैर कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। लास्ट में ये है कि एंगुलर मोमेंटम अगर आपको एक किसी इलेक्ट्रॉन का निकालना है स्टेशनरी स्टेट में, इन अ गिवन स्टेशनरी स्टेट, एक्सप्रेस्ड एज इन इक्वेशन, ये एक्साइटेड स्टेट में नहीं निकाल सकते कैसे बताओ? ये मेरा पहला सवाल है। कैन दिस बी यूज्ड इन एक्साइटेड स्टेट? शायद हमारे क्वेश्चन में एक्साइटेड स्टेज में ही निकालना था हमें। देखो, कैन वी यूज दिस इन एक्साइटेड स्टेट? ठीक है, वो क्या है? MEVR। ठीक है, वो होता है आपका, फॉर्मूला देखते हैं। देखो, क्योंकि यहाँ पे ना एक्साइटेड स्टेट में निकालना है, इसलिए मैं कह रहा था, ये थोड़ी अजीब बात लग रही थी मेरे को। तो उसके दो फार्मूला हैं एंगुलर मोमेंटम के। देखिए ये तो यूज़ करते ही करते हैं हम लोग। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में भी याद किया था, तो ये तो चलो याद है। इज इक्वल्स टू NH/2 पाई। ठीक है, ठीक है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम जो हमें दिया है, जो कि बराबर है, या इस केस में 1.5 H/पाई, वो बराबर होता है आपके N×H/2 पाई के। ठीक है, पाई से पाई कट गया। ठीक है, ये रहा आपका N और ये रहा आपका H। ठीक है, और आपका N हो गया 1.5/2 यानी कि 3। आइए, बॉर्स थ्योरी के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी फोर्थ ऑर्बिट, बॉर्स थ्योरी लग रही है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ठीक है भैया, ये हाइड्रोजन वाली चीज़ है ये। तो वो हो जाएगा N फोर्थ ऑर्बिट यानी कि NH/2 पाई। ये फॉर्मूला आया कहाँ से? ठीक है, ये मुझे जानना है। वेयर डज दी एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला कम? ठीक है, 4 = H/2 पाई हो जाएगा, ये 2H/पाई, 2H/पाई के बराबर हो गया ये। ठीक है, 2H/पाई सही है भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। रेडियस बता दिया पहले ऑर्बिट का A0, रेडियस बता दो थर्ड ऑर्बिट का। ठीक है, तो जैसे कि हमने पढ़ा था, रेडियस वाली बात अगर मैं करूँ तो वो अगर सिर्फ एक सेम एटम की बात करते हैं तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
एन स्क्वायर के, ठीक है। तो शायद 9 A0 होना चाहिए शायद। ठीक है। अगर पहले का A0 है तो थर्ड ऑर्बिट का 3 का स्क्वायर यानी कि 9 A0 हो जाएगा। वेलोसिटीज़ बता रखी है दो पार्टिकल ए और बी की, इतनी इतनी। मास, द मास ऑफ बी इज़ 5 टाइम्स द मास ऑफ ए। अच्छा, मुझे बता दो दे ब्रॉय वेवलेंथ बता दो, ठीक है। ओके, दे ब्रॉय वेवलेंथ क्या कहता है हमें, कैसे निकालोगे? दे ब्रॉय वेवलेंथ इज इक्वल टू h/mv। वो होता है h/, देखो दे ब्रॉय ने ना जो इक्वेशन दी थी, दे ब्रॉय की मेन इक्वेशन तो यही है कि आपका जो वेवलेंथ होता है वो बराबर होता है h/, ये क्या बोलते हैं, मोमेंटम। कहाँ लिखा है ऐसा? नीचे कहीं लिखा था, इफ़ आई एम नॉट करेक्ट, इफ़ आई एम करेक्ट, ठीक है, नीचे कहीं लिखा है, यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स वाले पार्ट में ही देखो, ठीक है। ये है द ब्रॉय वेवलेंथ, ठीक है। क्या कह रहा है ये आपसे कि दोनों की वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी इतनी इतनी दे रखी है, ठीक है। मास बताना है, रेशियो ऑफ देयर ब्रॉय वेवलेंथ बताना है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो λ1 अपॉन λ2 इज इक्वल्स टू, व्हाट? m1v1, ठीक है, m1v1, क्योंकि भाई h तो कॉमन है, या चलो h, इसका फॉर्मूला यहाँ लिखता हूँ, फिर इसका फॉर्मूला यहाँ लिखूंगा, h/, नीचे आएगा ना m2v2, तो नीचे को ऊपर लिख दूंगा m2v2, ये कट जाएगा, तो m1v1 m2v2, आओ देखते हैं m2v2, देखते हैं भाई। v2 है 0.2 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा रुको, 0.02 है ये, कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या? नहीं, नॉट रियली। 0.05 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, m2, हाँ v2v1 कितना है भाई, सॉरी v2v1 तो लिख दिया मैंने। मास ऑफ बी इज़ 5 टाइम्स द मास ऑफ ए, ठीक है। तो मास ऑफ बी इज m2 इज 5 टाइम्स ऑफ मास ऑफ ए, ठीक है। ये दोनों हटा दो, ठीक है, 5 हटे 2, अरे मतलब मैं इसे 2/5 भी तो लिख सकता था। 0.002 को मैं 0.002 अपॉन 0.005 को मैं 2/5 भी लिख सकता हूँ, पता है ना आपको। 100 ऊपर, दोनों ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो नीचे वाला 5 ऊपर वाले 5 से कट गया, तो 2:1 हो गया आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी दे रखी है इतनी, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन बताओ। तो ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। उन्होंने क्या कहा था कि अनसर्टेनिटी, देखो क्या है ना कि अगर आप निकालने जाओ, ठीक है, किसी का पोजीशन निकालने जाओ, या तो पोजीशन निकाल लो भैया, या तो एक मोमेंटम निकाल लो, एक ही चीज़ पता चल पाएगी आपको, ठीक है। और मैथमेटिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिक्स भाई थोड़ी कमज़ोर है, तो मतलब है ही नहीं, कमज़ोर क्या है ही नहीं, तो बेयर विद मी, रुको ज़रा। डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा, मतलब अनसर्टेनिटी, डेल्टा का मतलब होता है कि चेंज, वैसे तो, बट ठीक है, चेंज हो गया एक्चुअल। चेंज को ऐसे ले लो ना, अनसर्टेनिटी को ऐसे लेना ना कि एक्चुअल पोजीशन माइनस जो आपके कैलकुलेटेड पोजीशन है, तो वही अनसर्टेनिटी हो गई। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाई बाय अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, वो आपके है h/4π, ठीक है। ओके, ठीक है। अब ये कहाँ से आया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भाई, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। बट ऐसा क्यों है, आओ देखते हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखा हो तो। एक बार ये रीड कर लेते हैं। वेयर डेल्टा एक्स, यानी डेल्टा एक्स आपका पोजीशन में अनसर्टेनिटी है, डेल्टा पी आपकी मोमेंटम में है, डेल्टा पी और डेल्टा वी जैसा भी आपको लेना पसंद हो, मतलब अगर आप मास नीचे कर दोगे तो वो यहाँ पे तो वी बच जाएगा ना। पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन, देखो या तो आप पोजीशन दे लो, ठीक है, और पोजीशन बिल्कुल एक्यूरेट ले लो कि हाँ मोमेंट इलेक्ट्रॉन तो यहीं पर है, फिर उसकी वेलोसिटी नहीं जान पाओगे, और फिर या तो वेलोसिटी जान लोगे तो उसकी पोजीशन नहीं जान पाओगे, ठीक है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को इन्होंने एक एग्जांपल से किया है कि मान लो आपको एक थिकनेस ऑफ शीट दिया गया है, आपको अनमार्क्ड मीटर स्टिक से थिकनेस ऑफ शीट निकालना है, ठीक है। अब अनमार्क्ड है तो आपको नहीं पता है कि भैया है कितना,
आप कैसे पता करोगे? मुझे ये बताओ, अब आप जब मेजर करने जाओगे कि कितनी थिक है, तो स्केल तो दे रखा है, लेकिन मेजर कैसे करोगे? मेजर कर नहीं सकते, मान लो आपके पास मार्किंग के लिए पेन नहीं है। अब आपको कोई ऐसी थिकनेस मेजर कर क्यों, कोई ऐसी, तो फिर आपको कुछ ऐसा चाहिए, 1 सेंटीमीटर चाहिए मान लो। ठीक है, मान लो उस स्केल पे कहीं 1 सेंटीमीटर का मार्क हो। ठीक है, तो उस उसको यूज़ करके ही तो आप निकाल पाओगे थिकनेस उस शीट की। ठीक है, वैसे ही आपको अगर पोजीशन निकालनी है इलेक्ट्रॉन की, तो आपको एक ऐसा स्केल चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटा हो। ओह डैम, तो इलेक्ट्रॉन से छोटा तो कुछ मिलेगा ही नहीं। आई डोंट थिंक सो। और अगर आपको इलेक्ट्रॉन देख रहा है, मान लो इफ़ यू वांट टू सी इलेक्ट्रॉन, आपको लाइट डालनी पड़ेगी उसके ऊपर। ठीक है, और लाइट की वेवलेंथ जो होनी चाहिए वो इलेक्ट्रॉन से भी छोटी होनी चाहिए। क्यों? वाई, ये समझ में नहीं आया मेरे को। समझी दी एग्जाम्पल। वाई can't we illuminate इलेक्ट्रॉन? ठीक है सर, ओके, आगे बढ़िए। हाई मोमेंटम ऑफ लाइट वो चेंज, अच्छा सही बात है, मतलब आप मतलब ये बात भी सही है। आपको अगर इलेक्ट्रॉन देखना है, कोई भी चीज़ देखनी है, तो लाइट डालोगे उसके ऊपर। जब लाइट डालोगे ना, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसमें एनर्जी चली जाएगी। ठीक है, तो आपको इस इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल ओजी एनर्जी नहीं पता चल पाएगी। ठीक है, इन दिस प्रोसेस नो डाउट वी वुड बी एबल टू कैलकुलेट द पोजीशन। फिर आप लाइट डालोगे तो पोजीशन तो पता चल जाएगी, देखो वो रहा इलेक्ट्रॉन, लेकिन फिर वेलोसिटी नहीं पता चल पाएगी। ठीक है, वेलोसिटी बहुत बढ़ जाएगी वो, आई गेस। चलो आओ देखते हैं। अनसर्टेनिटी दे रखा है इतनी। अनसर्टेनिटी पोजीशन बताओ नैनोमीटर में, आओ इधर देखते हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कह रहा था, सबसे पहले स्टेट करो कि देखो भाई, या तो पोजीशन में आप नहीं देख पाओगे क्लियरली। ठीक, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा पी बराबर है आपके क्या, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा पी बराबर है एच बाय 4 पाई के। ठीक है, ओके ठीक है, क्या करें अब आगे? मुझे तो मोमेंटम दे ही नहीं रखा, मुझे तो वेलोसिटी दे रखी है। कोई बात नहीं, तो इसे एम, भाई वेलोसिटी थोड़ी वो मास तो चेंज हो ही जाएगा, तो एम डेल्टा वी लिखूंगा ऐसे। डेल्टा एम भी क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि मास थोड़ी चेंज होगा। क्यों लिख रहा हूँ मैं टेढ़ा, क्यों लिख रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो, तो मुझे ये पता है, ये पता है मुझे निकालना क्या है, ये अनसर्टिनिटी इन पोजिशन निकालना है मुझे। तो ये हो जाएगा एच बाय इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3.14 ले लूँगा या 22/7 ले लूँगा, अभी हिसाब के हिसाब से। रुक जा, एच को मैं लिख दूँ जो उसका ओरिजिनल है, 6.626 इंटू 10⁻⁻⁻34 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई बाय एम। एम कितना है जी आपका, मास कितना है? 6.626 इंटू 10⁻⁻28। ठीक है, 10⁻⁻28 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6, ऊपर गया 10⁻⁻6 हो गया। ठीक है, 6.626 नीचे, 6.626 ऊपर। ठीक, 3 2 ज़ा 6, तो ये 1/6 पॉइंट समथिंग मान लो, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34, ये -28 भी ऊपर जाएगा। 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻28 + 6 कितना हुआ, 34। ओके, तो ये 1/6 हो गया। नैनोमीटर में आंसर चाहिए मुझे। ठीक है, तो 10⁻⁹ एक सेकंड में तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा। अच्छा नहीं, रुको रुको ज़रा, कुछ तो गड़बड़ हुई है।
1/2 पाई है क्या आंसर? अच्छा, इसे पाए में ही रखो इसे। तो अभी पाए में अगर मैं रखूँगा तो पाए में रखूँगा, बेटर रहेगा। कुछ तो गड़बड़ हुई है, होल्ड अप। इन नैनोमीटर। -28 ऊपर गया, ये +28 नहीं बना होगा, सही बात है। -6 ऊपर गया, 20 ऊपर, ये उसको भी बन जाना चाहिए। 28 और 6, पता नहीं, मुझे नैनोमीटर में समझ में नहीं आ रहा मेरे को। नैनोमीटर वाला मसला है, वैसे आंसर तो उस वाली फर्स्ट है बस। ओ ओके, 4 पाई है क्या? ओके, हाउ? ये वाला 2 है। प्लैंक कांस्टेंट सही तो डाला है मैंने, वो तो सही डाला है मैंने, क्या दिक्कत है फिर? ये भी मीटर पर सेकंड है, ये भी सही है, ये भी सही है। आओ देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है हमसे। हेलो बच्चों। ओह अच्छा, हाँ, h/4 पाई होता है ना, हाँ सॉरी। बट मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा कि ये HUP हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है, बाय द वे। कन्फ्यूज़न की बात यह है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे नैनोमीटर कहाँ पे फिट इन होता है। यहाँ तो नैनोमीटर की कहीं बात ही नहीं हो रही ना क्वेश्चन में। अरे छोटी मिस्टेक है, h/4 पाई होता है ना कि h/2 पाई। वो मैं मोमेंटम वाला फार्मूला याद रहा है मेरे को। अब आगे बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ द ब्रोय वेवलेंथ बताओ डिटोरिया एटम की अल्फा पार्टिकल से जब उसकी वेलोसिटी है 5 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ लैटर। अच्छा, अल्फा पार्टिकल ठीक है। तो क्या क्या करना है यहाँ पे? सिंपल, कुछ खास तो करना है नहीं। आपको पता है यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि द ब्रॉय की वेवलेंथ होती क्या है। तो द ब्रॉय ने वेवलेंथ दी थी λ = h/mv। ठीक है, एक बार वो पैरा पढ़ लें क्या? कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हो गया बता भाई, इंपॉर्टेंट है ना। तो दे ब्रॉय ने यही बोला था कि ठीक है भाई, अगर रेडिएशन दिखा सकता है डुअल नेचर तो पार्टिकल भी दिखा सकता है। अच्छा सॉरी, पार्टिकल, हाँ हाँ सही बात है, पार्टिकल दिखा सकता है। तो यानी कि फोटोन का मोमेंटम है, तो इलेक्ट्रॉन का भी वेवलेंथ और मोमेंटम होना चाहिए। तो फिर उसने इलेक्ट्रॉन का वो निकालने के लिए दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का निकालने के लिए दिया फार्मूला। और फिर बाद में एक्सपेरिमेंटली तो ये चीज़ प्रूव भी हुई। अरे ये शायद वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं ये लोग। मेकिंग एंड दिस फैक्ट हैज़ बिन पुट टू यूज़ इन मेकिंग एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप वेव प्रॉपर्टी यूज़ करते हो इलेक्ट्रॉन की। अच्छा, मुझे नहीं पता था। अच्छा, de ब्रॉय ने यही कहा था ना कि वेव लेंथ जो होती है हर कैरेक्टर की, एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन हैज़ अ वेव कैरेक्टर, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट। आम ऑब्जेक्ट्स के लिए जो वेवलेंथ होती है बहुत ज़्यादा छोटी होती है, इसलिए उनकी हम प्रॉपर्टीज डिटेक्ट नहीं कर पाते, वेवलेंथ वाली प्रॉपर्टीज डिटेक्ट नहीं कर पाते। अच्छा, अच्छा जी, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, खैर इसे ये सब छोड़ो, आगे बढ़ो। देन द लैटर इज 5 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ लैटर। खैर तो ये तो अगर आपको वेवलेंथ का वो निकालना है, रेशो निकालना है, तो λ1/λ2 इज इक्वल्स टू m2v2 अपॉन m1v1। ठीक है, m2v2 अपॉन m1v1। ठीक है, तो अल्फा, अब आपको यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे आपको de Broglie वेवलेंथ पता होनी चाहिए। ठीक है, कि de Broglie वेवलेंथ तो होती क्या है और क्यों होती है, कैसा मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको पता हो क्यों होती है, बट फॉर्मूला पता होना चाहिए की कॉन्सेप्ट। ठीक है, और दूसरा आपको जो फैक्ट पता होना चाहिए, की कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया, जो फैक्ट पता होना चाहिए वो ये है कि ड्यूटोरियम और अल्फा पार्टिकल के मास का कितना क्या लेना देना है। देखो, हाइड्रोजन वाले पार्टिकल से अगर मैं कंपेयर करूं तो अल्फा पार्टिकल होता, ड्यूटोरियम होता, अल्फा पार्टिकल होता है 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कैलकुलेट करूँ मैं, लेट मी स्विच टू अ डिफरेंट कलर। मास की अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया 2 टाइम नहीं 4 टाइम्स अल्फा, M2 है ना, अल्फा पार्टिकल ही तो है,
तो 4 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास है ड्यूटोरियम का होता है 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और वेलोसिटी ऑफ फॉर्मर इज़ 5 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ लैटर, ठीक है, यानी कि ड्यूटोरियम की वेलोसिटी 5 टाइम्स ज़्यादा है इससे, ठीक है। तो ये हो गया 0.4, 0.4 है क्या आंसर? अब देखते हैं, 0.4 है आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है और उसकी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी इतनी है, ठीक है। वेलोसिटी पोजीशन बताओ, अनसर्टेनिटी की पोजीशन बताओ, पोजीशन की अनसर्टेनिटी बताओ। माय बैड माय बैड माय बैड माय बैड माय बैड, देखो 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 देखो, ऐसा है। फिर मैं ERG की डेफिनेशन ही भूल गया मैं फिर से। खैर, आई डोंट थिंक इट दिस इज इवन दैट इम्पॉर्टेंट। वट इम्पॉर्टेंट इज यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है मेरे से कि देखो डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी इज इक्वल्स टू, या जो भी गंदा सा साइन था, h/2 पाई, h/4 पाई, सॉरी फिर से वही गलती कर रहा था मैं, ठीक है। डेल्टा एक्स ने डेल्टा ये दे रखा 2 m भी दे रखा है, ये दे रखा है, ये दोनों चीज़ें पता है हमें, ये क्या क्या ही करेंगे इसका। पाई में है क्या आंसर? पाई में नहीं है आंसर, ठीक है। तो डेल्टा वी को इधर ले आओ, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन अपॉन व्हाट, इलेक्ट्रॉन का मास हो जाओ 4 पाई है ना, 4 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई बाई व्हाट, मास था नीचे, तो क्या है ये, क्या है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 इंटू 10⁻⁻28 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 10⁻⁻3, 2 इंटू 10⁻⁻3 मीटर में है ना ये। चलो मुझे आंसर भी सेंटीमीटर में ही चाहिए, तो ठीक है मैं सेंटीमीटर में ही रख रहा हूँ इसको। अब देखते हैं, अब आएगा मज़ा कैलकुलेशन में। नंबर साइड में कर लो एक साथ पहले। 6.626 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 ऊपर है, 10⁻⁻34 ऊपर है, ये हो जाएगा 28 प्लस 30 माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस जो भी है प्लस ही होगा, ये जो भी है मिला के मुझे इतना पता है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 28 और 3 हो जाएगा यहाँ पे 31, 10⁻31, ठीक है। अब आओ यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे 10⁻नेगेटिव, यहाँ पे 10⁻नेगेटिव बचा 3, ठीक है, 10⁻नेगेटिव 3 बचा। ओके, समथिंग इज नॉट एडिंग अप। ये ग्राम में भी तो है, मुझे किलोग्राम में नहीं चाहिए हुआ इसको। हाँ, तो 10⁻⁻3 फिर से मल्टीप्लाई करो नीचे, 10⁻⁻3 फिर से मल्टीप्लाई करो नीचे, तो वो ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, कट पिट के कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे कोई कोई 10 का कुछ कुछ भी नहीं बचा, लेकिन 6 जो है, मैं 6 को इतने सारे नंबर से एक साथ मल्टीप्लाई नहीं कर पाऊँगा, तो ज़रा मैं 2 डेसिमल आगे करके इसको 626 बना देता हूँ। 6 सॉरी, 2.6 इंटू 10⁻⁻², ये 2 0 आगे जाएंगे तो ये वापस से 10⁻0 हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखना। नीचे का 4 3 12, 12 2 24, 24 9 24 9 रुक जाओ, जो भी है यार 24 इंटू 9 नहीं है, इतना पता है मेरे को, ठीक है। जो भी है आंसर 10⁻⁻2 का ना, एक ही चीज़ दिख रही है मेरे को, 2.9, यही होगा, ओके।
चलो ये गलती देखते हैं भाई, क्या गलती हुई है, आओ देखते हैं। लेट्स सी कि ऐसी क्या 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 हुआ हमसे। 31 27 यार ये -27 क्यों यूज़ किया, मुझे एक बार ये बता दो बस। जब ग्राम यूज़ करते हैं तो अर्ग्स यूज़ करते हैं, वाई? मेरा हम्बल सवाल है ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कोई मुझे बता दो, अनसर्टेनिटी बताओ। अनसर्टेनिटी दो जगह इक्वल है, मुझे बताओ उनकी रेशियो ऑफ अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटीज। वेलोसिटी का रेशियो बता दो कि भैया कितना है। वेलोसिटी का रेशियो नहीं, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी का रेशियो है। देखो तो ये है कि ये कह रहा है कि डेल्टा एक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एम, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ सॉरी, एम डेल्टा एक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है आपका डेल्टा एक्स ऑफ प्रोटॉन और एम डेल्टा, ये वी है बाय द वे, डेल्टा वी ऑफ प्रोटॉन्स। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मास ऑफ प्रोटॉन है। ओके, पोजीशन की अनसर्टेनिटी इक्वल है ना? हाँ, ये दोनों इक्वल क्यों किए मैंने लेकिन, क्योंकि ये दोनों के दोनों h/2 के बराबर है, h/4 के बराबर है, सही बात है। हाँ बात तो सही है, तो इसलिए दोनों इक्वल भी होंगे। ओके ठीक है, और ये बराबर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी और प्रोटॉन की वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी हो जाएगी डेल्टा वी ई अपॉन डेल्टा वी पी बराबर है आपका मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 836 गुना ज़्यादा, 1836 गुना ज़्यादा होता है। अरे अ, हाँ इतना ही तो होता है, ठीक है। ओके, तो आज का फाइनल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75। द ब्रॉय वेवलेंथ बता दो जब ऑफ अ प्रोटॉन विद अ वेलोसिटी 15% स्पीड ऑफ लाइट। ओके ओके, क्या है ये, क्या है ये, क्या करना चाह रहे हैं ये लोग, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल्स टू h/2 पाई। कोई इसका आसान तरीका है क्या निकालने का? आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो, रुक जाओ, नहीं चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, ऐसे ही निकाल लेते हैं। h हो गया आपका 6.626 अपॉन 2, अरे ये क्या लिख रहा हूँ मैं, एम वी होगा ये, ठीक है। तो मास कितना होता है आपको, प्रोटॉन का अगर मास नहीं भी आता है ना, तो आपको ये याद है कि अभी जस्ट अभी मैंने था 1836 गुना ज़्यादा है, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली ना 2000 ही लिया करो। तो 2000 गुना, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉन का मास याद है ना, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स में है ना ये, ग्राम में ही है, सही बात है। तो इसको की जो किलो में कन्वर्ट करो तो 10⁻³ 3, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, 15% होनी चाहिए वेलोसिटी ऑफ, यानी कि 15/100 मल्टीप्लाई बाय 3.3 इंटू 10⁻⁻8 और 3 इंटू 10⁻⁻8, ऊपर जाएगा -8 हो जाएगा। तो रुक जाओ, +8 ही रखो इसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6.626, पहले नंबर अलग करते हैं, 2 इंटू 9.1 इंटू 15 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय, ये 3000 जो होगा ना, ये 3 जीरो जो होंगे 10⁻⁻3 से कटेगा, चलो ठीक है। 10⁻⁻28 और +8, यानी कि 10⁻⁻20 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 10⁻+20 हो जाएगा, और 2 जीरो तो मिले ही हैं, तो 10⁻22 हो जाएगा। इतना बड़ा नंबर तो कहीं है ही नहीं यार। ओके, पता है क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 6.626 इंटू 10⁻⁻34 है, ठीक है। समझे समझे बेटी? ओके सर। तो -34 और +22 कितना हो गया, 12, ठीक है।
-12, नेगेटिव के 12 के आसपास आंसर्स हैं क्या? आंसर तो दिख रहा है मुझे नेगेटिव के 12 के आसपास। चलो आओ, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 15। ओके, एक काम करते हैं ना, इसको 600 बना लेते हैं, 662 बना लेते हैं, वरना इसको कैसे डिवाइड कर पाओगे? 662.6 अपॉन ये 10⁻⁻15 आ जाएगा। फिर मुझे एक आंसर पता है कि हाँ हो सकता है कि मेरा आंसर हो या तो सेकंड या तो सॉरी या तो थर्ड हो सकता है हमारा आंसर। ठीक है, थर्ड हो सकता है हमारा आंसर, क्योंकि मैंने मीटर में ही लिया थे सारे यूनिट्स। ठीक है, 9×2 = 18 या 3×2 = 6, इसे 10 ही मान लेते हैं ना, छोड़ो यार हटाओ, इसे 10 मान लो। ठीक है, 3×2 = 6, 6×5 6 6 30 90, ये हो गया लगभग 90, नीचे हो गया 90। और रुकना ज़रा, नीचे 90 हो गया ना, हाँ तो ठीक है, ये 9 हो गया और एक ज़ीरो काट दिया इसका, 66 हो गया। 66/9 कितना होता है सर? 66/9 आपका हो जाएगा मोटा मोटा 7 9 7 63 होता है। ठीक है, तो और क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर में बढ़ाया है तो मेरा आंसर थोड़ा कम आया होगा, तो 7 से थोड़ा सा ऊपर ही आना चाहिए आंसर। 8.8 मेरे हिसाब से यही आंसर आएगा। आज का फाइनल क्वेश्चन यही था। चलो, तो अब हम लोगों ने 75 क्वेश्चन कर लिए हैं, पार्ट 3 भी ख़त्म हो गया है। और बताओ, थोड़ा फीडबैक दो। और मैं पिछली 2 बारी से ये पेस्ट करना भूल जाता हूँ, तो अभी पेस्ट कर देता हूँ मैं इसे डिस्कॉर्ड पे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, मिलते हैं। ठीक है, चलो तब तक के लिए ओके, पढ़ाई करते रहो, स्टडी करते रहो, बाय बाय, फीडबैक दे देना। ओके, बाय बाय।